Hello everyone, welcome back to the Computer MCQ series. So, today is your lecture class 4 of this MCQ series और आज के क्लास में आपका जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अगेन वो हार्डवेयर ही रहेगा। हार्डवेयर के अंदर आपके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला आपका इंटरनल हार्डवेयर रहेगा और दूसरा जिसको हम इंटरफेस हार्डवेयर भी कह सकते हैं। तो इन दो टॉपिक्स को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये लगता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ डेफिनेशंस याद करके सॉल्व हो जाएंगे, तो आप लास्ट के दो सेशंस देख सकते हैं, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए हैं आपके लिए। और आज की क्लास के क्वेश्चंस भी आपकी ये मिसकंसेप्शन को टोटली दूर कर देंगे। क्वेश्चंस दिखने में आपको सिंपल ही लगेंगे, लेकिन ऑप्शंस में कुछ छोटे छोटे बहुत ही माइनर कंसेप्चुअल ट्रैप्स दिए गए होंगे और वही आपका डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है कोई भी क्वेश्चन सही करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में कि आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर गलत है तो गलत क्यों है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आज की क्लास में भी हम नए कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक जल्दी से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको दे दूं दैट वी हैव स्टार्टेड अ डेडिकेटेड बैच फॉर द EHTO। आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। डिटेल्ड क्लासेस विल बी देयर, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी कोर्स में ही। इसके अलावा प्रीमियम अपडेटेड नोट्स आपको मिलेंगे और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रहेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो स्टूडेंट्स आपका EHTO के लिए स्पेशल मेंटोरशिप प्रोग्राम की डिमांड कर रहे थे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सरप्राइज रहने वाला है। बाय द एंड ऑफ द क्लास यू विल बी गेट टू नो अबाउट द सरप्राइज। ओके, चलिए तो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम 31 से। 31 क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मदरबोर्ड। सबसे पहले आपको एक ये डिस्टिंक्शन रहनी चाहिए कि इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, आपका इंटरनल हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर मेरे को बहुत ही ज़्यादा एक ही स्टेटमेंट में आपको क्लियर करना है तो इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपके वो कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर की मेन फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वन थिंग। एंड सेकेंडली, हम इनके साथ डायरेक्टली काम नहीं करते हैं। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप टच स्क्रीन के साथ डील करते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जो मोबाइल की एक्चुअल प्रोसेसिंग है, ठीक है, वो तो आपके इस डिवाइस के अंदर है सभी कंपोनेंट्स जो एक्चुअल काम कर रहे हैं, और उनके साथ आपका डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है। यू डोंट डायरेक्टली डील विद दैट। तो वो सभी कंपोनेंट्स जो मेन वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोज आर इंक्लूडेड इन द इंटरनल हार्डवेयर। उसी में आपका एक कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है मदर बोर्ड। सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिगार्डिंग मदर बोर्ड। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मदर बोर्ड, it provides electrical and logical pathways for communication among मेजर कंपोनेंट्स। तो आपका जो मदरबोर्ड है ये क्या करता है, एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है आपके सभी कंपोनेंट्स के बीच में। CPU, आपके इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इन सभी के बीच में आपका जो कम्युनिकेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है मदरबोर्ड। वेरी करेक्ट। सेकेंड, द CPU सॉकेट इज लोकेटेड इन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे ही आपका CPU सॉकेट जो आपकी जिसमें चिप आपकी रहती है दैट इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। इट इज ऑल्सो करेक्ट। RAM मॉड्यूल्स आर नॉर्मली इंस्टॉल्ड डायरेक्टली इनटू मदरबोर्ड मेमोरी स्लॉट्स। आपके मदरबोर्ड पे मेमोरी स्लॉट्स रहते हैं, ठीक है, और वहीं पे हमारे जो रैम मॉड्यूल्स है, रैम चिप्स हैं, दे आर लोकेटेड देयर। तो ये लोकेशन भी सही है। नेक्स्ट is the motherboard itself performs all arithmetic and logical operations. So this statement is incorrect because it is the function of CPU, and to be more precise it is the function of arithmetic and logic unit. तो आपका मदरबोर्ड का फंक्शन है टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना इसका मेन फंक्शन है, नॉट टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस। सो योर
स्टेटमेंट्स 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन में एक टास्क आप लोगों के लिए, आपने मुझे ये बताना है मदरबोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है, एक चीज। दूसरा, मदरबोर्ड पे मेन कंपोनेंट्स आपके क्या क्या हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में तो आपको मिलेंगे ही, पर इसके अलावा भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करना है। वन मोर थिंग, आप अपना स्कोर भी मेंशन करेंगे कि आपका क्या स्कोर रहा है आज के क्लास में। चलिए नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सिस्टम बस। एड्रेस बस दिख गया तो मतलब ये सिस्टम बस का क्वेश्चन है। अब सिस्टम बस का क्वेश्चन क्यों डाला जा रहा है इंटरनल हार्डवेयर में, क्योंकि आपका सिस्टम बस भी क्या है, इंटरनल हार्डवेयर का ही एक कंपोनेंट है, ठीक है जी। इसके ऊपर हमने लेक्चर 1 में ऑलरेडी डिटेल में इसको पढ़ा है, लेकिन चलिए ये क्वेश्चन भी आपको दिया गया है तो क्या करें, ये क्वेश्चन आपके लिए रख दें, ठीक है। क्योंकि लेक्चर 1 आपका सिस्टम बस के ऊपर बेस्ड ही था, उसमें हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन है एंड यू विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो एड्रेस बस पे आपका ये एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस और आपकी विड्थ ऑफ एड्रेस बस पे भी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, जिन्होंने पढ़ा है वो जल्दी से इसका आंसर अभी कर देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आप एमसीक्यू लेक्चर 1 देख लें जल्दी से जाके, आपको बेसिक क्लैरिटी मिल जाएगी इन तीनों के क्या फंक्शंस हैं, विड्थ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड इन योर लेक्चर 1। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 33. Consider the following statements and it is regarding your first statement is regarding your CMOS. तो CMOS क्या होती है, आपकी एक बैटरी रहती है, ठीक है। इसके ऊपर पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। तो सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि CMOS की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसकी आपने मुझे फुल फॉर्म बतानी है। So, CMOS traditionally refers to the small amount of memory you use to retain certain system configuration information. तो आपको बोला गया है कि CMOS जो है ये एक मेमोरी का ही एक स्मॉलर यूनिट रहता है, ठीक है। और इसका क्या काम है, आपकी सिस्टम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। तो ये बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले चलो मैं ही आपको बता देती हूँ, CMOS स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। आपके पीसीज में ये CMOS बैटरी रहती है और ये क्या करती है कि आपकी, जैसे कि कंप्यूटर में डेट और टाइम है, ठीक है, डेट और टाइम सेटिंग्स हैं, या फिर आपकी बायोस की कोई सेटिंग है, या फिर बूटिंग से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये ऐसे फीचर्स को, ऐसी सेटिंग्स को रिटेन करके रखती है और आपकी जो ये CMOS बैटरी रहती है, ठीक है, और इसको कंटिन्यूसली बैटरी मिलती रहती है। दैट्स वाई जब आप क्या करते हैं, जब भी आप अपना डिवाइस शट डाउन कर देते हैं और उसके बाद जब भी आप उसको दोबारा स्टार्ट करते हैं तो आपको सेम एग्जैक्ट टाइम मिलता है, ऑल्दो योर डिवाइस इज शट। तो ये सभी की सभी जो सेटिंग्स को रिटेन करने में ये हेल्प करती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, अ बैटरी बैक्ड RTC हेल्प्स मेंटेन डेट एंड टाइम व्हेन द सिस्टम इज पावर्ड ऑफ। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। RTC स्टैंड्स फॉर रियल टाइम क्लॉक एंड इट इज़ लिंक्ड टू योर CMOS ओनली। और यहाँ पे आपका, मैंने क्या कहा था, बैटरी बैकअप रहता है। बैटरी यहाँ पे कुछ पोर्शन आपकी बैटरी का यहाँ मिलता है, जिससे आपका डेट और टाइम जो है वो मेंटेन रहता है, सही रहता है। इवन इफ जब आपका कंप्यूटर बंद भी है तब भी अगली बार सिस्टम स्टार्ट करने पे आपको सही टाइम और डेट अवेलेबल रहेगा। Next, modern systems universally use a removable CMOS chip to store all BIOS firmware. तो आपका जो BIOS firmware है वो क्या CMOS chip पे स्टोर होता है? आप सबसे पहले यही सोच लें, ठीक है। रिमूवेबल वाला पार्ट हम बाद में समझेंगे, पहले आप ये बताइए कि BIOS firmware कहाँ स्टोर होता है। तो इट इज स्टोर्ड इन फ्लैश मेमोरी। CMOS का तो कोई काम ही नहीं है, तो ये गलत।
ठीक है. Next statement is related to UEFI is a modern firmware interface that can replace traditional BIOS functionality. तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है जी. UEFI stands for Unified Extensible Firmware Interface. और ये वही फीचर्स प्रोवाइड करता है जो आपके बायोस परफॉर्म करते हैं. ठीक है. और मॉडर्न सिस्टम्स में हम इसका भी यूज़ करते हैं. तो जैसे आपका बूट प्रोसेस क्या है, फिर आपका फर्मवेयर आर्किटेक्चर क्या है, इन सब चीज़ों को ये क्या करता है, जर्नली ये फीचर्स ये सब प्रोवाइड करता है. ठीक है. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो योर ऑप्शन विल बी बी पार्ट 1, 2 एंड 4. थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी बिकॉज आपके जो ये बायोस फॉर्मवेयर है ये हम फ्लैश मेमोरी में स्टोर करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग द PSU. PSU स्टैंड्स फॉर पावर सप्लाई यूनिट. आपके मदरबोर्ड पे ही ये रहता है. ठीक है. अब यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है, PSU कन्वर्ट्स AC पावर फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सप्लाई इनटू DC पावर यूज्ड बाय कंप्यूटर कंपोनेंट्स. तो ये बिल्कुल सही है. आपका AC स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिव करंट और DC स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट. तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है ये डायरेक्ट करंट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. और PSU का यही काम है आपके ऑल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, सो दैट आपके जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं हम उनको क्या कर सकें, अच्छे से रेगुलेट कर सकें. सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ PSU. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द मदरबोर्ड एंड अदर कंपोनेंट्स रिसीव रेगुलेटेड पावर थ्रू PSU आउटपुट्स. तो PSU का यही काम है आपके मदरबोर्ड और बाकी सभी कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई करना. तो सभी कंपोनेंट्स को पावर जो है वो PSU से ही मिलती है. आपका मदरबोर्ड है, CPU है, या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, इन सभी को पावर कहाँ से मिलती है, PSU से मिलती है. द PSU परफॉर्म्स इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग फॉर द CPU. इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग का काम PSU नहीं परफॉर्म करते हैं. ठीक है. तो ये PSU का फंक्शन नहीं है. अब ये किसका फंक्शन है फिर, कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट ही करते हैं ना इंस्ट्रक्शंस को डिकोड. नेक्स्ट, अ PSU वोल्टेज रेटिंग इंडिकेट्स इट्स पावर डिलीवरी कैपेसिटी बट इट डज नॉट बाय इटसेल्फ गारंटी कंपैटिबिलिटी विद एवरी सिस्टम. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, आपका वर्किंग के ऊपर बेस्ड है. अब आपकी जो PSU की वॉट है, ठीक है, जो पावर है वो तो यही बताएगी कि हाँ जी ये इतनी पावर ये सिस्टम जो है ये डिलीवर कर सकता है. अब क्या आपकी जो वो वॉट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर PSU है वो 1000 वॉट का हो सकता है. ठीक है. अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपके जो बाकी सभी कंपोनेंट्स हैं वो भी क्या उसके साथ कंपैटिबल है. अब आपके जो अलग अलग डिवाइसेस के लिए, अलग अलग केबल्स के लिए आपके जो वो कनेक्टर्स हैं वो भी उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए सूटेबल हैं या नहीं. हायर वोल्टेज अगर किसी की होगी दैट डजंट मीन कि वो कंपैटिबल है सबके साथ. ठीक है. तो ऑप्शन 4 विल बी इनकरेक्ट. तो 1 and 2 ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज related to your कैश मेमोरी. कैश मेमोरी आपकी आगे फर्दर 3 टाइप्स की होती है, L1, L2, L3. कैश मेमोरी होती क्या है आपकी, ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो आपका जो क्या है CPU और RAM के बीच में एक छोटी सी आपकी मेमोरी रहती है कैश, जो क्या स्टोर करती है आपका फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा, वेबसाइट, सब कुछ वो सब किस में रहता है, कैश में रहता है. ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था. उसके बाद अब आपके क्या हुए, इसके 3 हमने जब कैश मैपिंग की तो L1, L2, L3 ये आपकी 3 क्या आ गई, कैश मेमोरी आ गई. तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन, अब आपकी जो ये L1 कैश होती है ये साइज में छोटी होती है और CPU के सबसे पास, हम इसको कभी कभार यही बोलते हैं कि CPU का ही ये पार्ट होती है L1 एंड स्मॉल इन साइज.
फिर आपकी L2 L1 के बाद थोड़ी ज़्यादा होती है साइज़ में, मतलब ये ज़्यादा स्टोर कर सकती है। देन कम्स योर L3 और उसके बाद आपकी क्या आएगी, रैम। ठीक है। और अगर हम हायरार्की की बात करें तो इससे भी छोटा क्या होगा, छोटे साइज का मतलब छोटी कैपेसिटी का रजिस्टर्स, और ये सीपीयू के अंदर ही लोकेटेड होते हैं आपके रजिस्टर्स की पोजीशन यही है। तो हायरार्की यहाँ से आपका लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, एक तो आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सीपीयू बढ़ रहा है और दूसरा आपकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है। रजिस्टर्स की कैपेसिटी सबसे कम, फिर L1 कैश की थोड़ी ज़्यादा, ठीक है, सीपीयू के पास या फिर सीपीयू में ही। देन L2 उससे ज़्यादा कैपेसिटी थोड़ी दूर, L3 कैपेसिटी ज़्यादा और दूर, और रैम जो आपका क्या है सीपीयू से इन सब के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा दूर है, और आपका क्या है इसकी कैपेसिटी भी क्या है ज़्यादा। वन मोर थिंग, स्पीड का भी आपका यही रहेगा, स्पीड आपकी डिक्रीज होगी, रजिस्टर्स सबसे फास्ट, देन L1 L2 L3 एंड रैम। अगर हम किसकी बात करें, कॉस्ट की, तो कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सॉरी, ठीक है। एंड साइज कैपेसिटी की बात करें तो वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम द सीपीयू दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो ये आपकी हायरार्की है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इसकी जल्दी से। स्टेटमेंट क्या बोली है, L1 कैश इज जनरली स्मॉलर एंड फास्टर देन L2 कैश। वेरी करेक्ट, ठीक है। आपकी L1 कैश जो होती है वो पहले आती है, ठीक है, छोटी होती है और फास्ट ज़्यादा होती है। L3 कैश इज जर्नली लार्जर एंड स्लोअर देन L1 कैश, तो ये बात सही है, साइज में बड़ी होती है और L1 से स्लो करती है काम। कैश मेमोरी इज जर्नली बेस्ड ऑन SRAM टेक्नोलॉजी, तो अब आपको ये बोला गया है कि आपकी जो ये कैश मेमोरी है ये किससे बनी होती है, तो ये SRAM से ही बनी होती है। तो आपकी जो SRAM है इट स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की दो टाइप्स होती है, SRAM और DRAM। और आपकी जो मेन रैम कंप्यूटर्स में हम यूज़ करते हैं, जिसको हम मेन मेमोरी या फिर वर्किंग मेमोरी बोलते हैं, दैट इज योर DRAM। अब आप सारी की सारी जो मेमोरी है उसको स्टैटिक रैम से क्यों नहीं रिप्लेस कर देते हो, हम DRAM क्यों रखते हैं, तो इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको डिटेल्ड क्लासेस में मैंने अच्छे से समझाए हैं, लेकिन यहाँ भी चलो जल्दी से ब्रीफली बता देती हूँ। अब आपकी जो स्टैटिक रैम होती है इट इज़ कॉस्टली, दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इसको कम यूज़ करते हैं, नहीं तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देन CPU रजिस्टर्स आर नॉर्मली स्लोअर देन L1 कैश, क्या ये सही है, CPU रजिस्टर्स जो होते हैं उनकी स्पीड L1 कैश से कम होती है, इनकरेक्ट। आपके जो रजिस्टर्स हैं उनका साइज इनमें सबसे छोटा और स्पीड सबसे ज़्यादा, बिकॉज रजिस्टर्स आर लोकेटेड आउटसाइड द प्रोसेसर। तो ये सेकेंड पार्ट भी स्टेटमेंट का गलत है। ऑप्शन 1, 2 एंड 3 विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे यही आपको हायरार्की भी बताई है। तो आपकी सबसे पहले क्या आएंगी, रजिस्टर्स, फिर L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश, रैम एंड देन योर सेकेंडरी स्टोरेज। तो यहाँ पे हायरार्की में आपका जो कैपेसिटी है वो लेफ्ट टू राइट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसके बाद स्पीड की बात करें तो स्पीड डिक्रीज कर रही है। कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट डिक्रीज कर रही है, ये महंगे हैं, ये उनसे कम। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द CPU दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड एंड डेडिकेटेड कंपोनेंट्स। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स जल्दी से आप देखिए और इसका आंसर आप मार्क करिए, फिर हम जल्दी से क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो चीज़ें दी गई हैं, एक है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स प्रोसेसर और एक है डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। तो ये दो चीज़ें क्या हैं, ठीक है, आपकी इमेजेस या फिर वीडियोस वगैरह प्रोसेसिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेनली ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आपका ये इंटीग्रेटेड भी हो सकता है, मतलब आपका CPU के साथ कंबाइंड, या फिर डेडिकेटेड अलग से सेपरेट भी हो सकता है, जो आपका क्या होता है, ग्राफिक्स कार्ड। तो ये मतलब है इसका इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड का। अब जो इंटीग्रेटेड वाला आपका ये रहता है ग्राफिक्स प्रोसेसर, ये क्या करता है, आपकी
जो सीपीयू के रिसोर्सेज हैं ये उन्हीं को शेयर करता है, मतलब सीपीयू का ही मेमोरी, जैसे सीपीयू रैम यूज़ करता है तो ये भी उसको ही यूज़ करता है। डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की अपनी मेमोरी होती है विच इज़ कॉल्ड वी रैम, वीडियो रैम। तो यही कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका ये क्वेश्चन रखा गया है। A dedicated integrated graphics processor can use system RAM as graphics memory। आपका जो integrated ग्राफिक्स प्रोसेसर है ये क्या करता है, आपकी सिस्टम रैम को ही यूज करता है, ठीक है। तो और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड कहते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, इंटीग्रेटेड जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट सिस्टम है, सीपीयू के साथ इसको इंटीग्रेट किया होता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे सिस्टम की 8 GB रैम है तो ये उस पूरे को क्या कर सकता है, यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने कुछ रिजर्व कर दी होती है फॉर योर ग्राफिक्स वर्क, सारी की सारी ये नहीं यूज़ करता है। तो दिस इज करेक्ट कि ये क्या करता है, सिस्टम की रैम शेयर करता है। नेक्स्ट, अ डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड जर्नली हैज़ इट्स ओन ग्राफिक्स मेमोरी। तो उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, वी रैम, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। Next, integrated components necessarily provide higher graphics performance than dedicated GPUs because they share the CPU resources। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि इनकी आपके जो ये डेडिकेटेड, हम जो सेपरेट से ये GPU यूज़ करते हैं, इनकी आपकी जो ग्राफिक क्लैरिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा बढ़िया होती है। एंड दैट्स वाई हम इनको अलग से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें हाई एंड ग्राफिक्स वगैरह के साथ डील करना होता है, तो वहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, आपकी हैवी गेम्स हैं, या फिर आपका वेब ब्राउजिंग है ना, तो वहाँ पे वैसे टास्क के लिए हम इसको अलग से सेपरेटली यूज़ करते हैं, जिसमें आपका 3D वर्क आ जाएगा, गेम्स आ जाएगा, ठीक है, वीडियो रेंडरिंग, वीडियो से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। तो उन चीज़ों को करवाने के लिए हम डेडिकेटेड जीपीयूज यूज़ करते हैं। वाई? बिकॉज दे आर मोर कैपेबल। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये कह रहा है कि इंटीग्रेटेड वाले ज़्यादा पावरफुल होते हैं। A dedicated GPU can reduce the CPU's workload, obviously, ठीक है। अगर हमने इसको अलग से हमने इस टास्क के लिए एक अलग से हम कंपोनेंट ले आए हैं, तो ये क्या करेंगे, आपकी सबसे पहले तो CPU का वर्कलोड कम करेंगे, ये पैरेलल प्रोसेसिंग अलग से करेंगे। डन। सो योर ऑप्शन 1, 2 and 4 will be correct ones, 1, 2 and 4। नेक्स्ट मूव करते हैं आपका इस क्वेश्चन पे विच इज़ रिलेटेड टू हीट सिंक, थर्मल पेस्ट। अब ये हम पढ़ेंगे ये क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ना हम इस क्वेश्चन में ये समझते हैं कि हमें कंप्यूटर में बेसिकली हमें कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, एंड सेकेंडली आपके कितने टाइप के कूलिंग सिस्टम्स रहते हैं। तो आपका जो सीपीयू है या फिर आपके जितने भी क्या हैं पावर कंपोनेंट्स हैं, इनफैक्ट जो अभी आपने पढ़ा ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू, ये सभी क्या करते हैं, काम करते टाइम हीट जनरेट करते हैं, ठीक है। और अगर आप सिस्टम से हीट रिमूव नहीं करेंगे तो आपका क्या होता है, फंक्शनिंग जो है वो एक्सेसिव हीट जो है वो फंक्शनिंग को क्या करता है, हॉल्ट करता है, हिंडर करता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम क्या करें, सिस्टम में से जो हीट है उसको प्रॉपरली रिमूव करें ताकि टेम्परेचर ना बढ़े और आपका जो सिस्टम है वो अच्छे से काम कर सके, ठीक है। तो कूलिंग सिस्टम का बेसिक पर्पस क्या रहेगा, हीट को सिस्टम से बाहर निकालना। अब आपका जो ये कूलिंग सिस्टम है इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे अभी आप पहला स्टेटमेंट देख रहे हैं जिसमें हीट सिंक दिया है, फिर इसके अलावा लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी होते हैं, फिर फ़ैन भी होता है जिसकी तो आपको आवाज़ भी आती है, ठीक है, लैपटॉप पे भी आप देखते हो नीचे से आवाज़ आ रही होती है, दैट इज़ द फ़ैन। इन सब का क्या काम है, हीट को रिमूव करना। अब सेकंड स्टेटमेंट में ऑल्सो वन मोर कंपोनेंट इज़ गिवन, थर्मल पेस्ट। तो ये सभी के सभी क्या है, कूलिंग सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कह लो या फिर कंपोनेंट्स कह लो, जिनका काम है सिस्टम से हीट रिमूव करना। अब इन सब का काम करने का तरीका क्या रहता है, अलग अलग रहता है। जैसे अगर हम बात करें हीट सिंक की, अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए क्या बोला है, हीट सिंक इंक्रीजेज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर ट्रांसफरिंग हीट टू द सराउंडिंग एयर। अब हीट सिंक में क्या होता है, एज सच इसके अंदर कोई भी अलग से
कूल करने वाला सिस्टम नहीं होता है जिससे ये क्या कर सके, हीट को ठंडा कर सके। यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका हीट ट्रांसफर अच्छे से हो जाता है। अगर सरफेस एरिया अगर आपका ज़्यादा होगा तो हीट जो है वो अच्छे से क्या होती है, ट्रांसफ़र बाहर जाती है। ठीक है, हीट को बाहर जाने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो हीट सिंक कैसे ठंडा करता है, बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, जिसकी वजह से हीट जो है वो इजीली बाहर जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी इसलिए सही हो जाती है। मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स तो इसको आज पहली बार इस कॉन्सेप्ट को देख रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। हीट सिंक का आपने फिर नाम सुना होगा, थर्मल पेस्ट का तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी रहेगी, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए नया कॉन्सेप्ट है आज का। नेक्स्ट कम्स योर थर्मल पेस्ट। थर्मल पेस्ट क्या करती है, देखिए आपका जो ये सीपीयू है और आपका क्या है, यहाँ पे हीट सिंक है, इसके बीच में बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक गैप्स रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही स्मूथ सरफेसेस एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जितनी भी सीपीयू हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो सारी की सारी बाहर चली जाएगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब इन गैप्स में अगर एयर आ जाए ना, तो एयर जो है ये आपका एक अच्छा थर्मल कंडक्टर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, मतलब ये आपकी हीट को ट्रांसफ़र करने में हेल्प नहीं करती है हवा। तो थर्मल पेस्ट क्या करता है, इन्हीं गैप्स में फिल कर हो जाता है और जिससे आपका कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है, किसमें, आपका हीट सिंक में और आपके उन डिवाइसेस में जो क्या कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड ड्यू टू विच अब आपकी जो हीट ट्रांसफ़र है वो अच्छे से हो जाएगा। सो इट हेल्प्स इम्प्रूव थर्मल कॉन्टैक्ट बिटवीन अ हीट जनरेटिंग कॉम्पोनेंट एंड इट्स हीट सिंक। तो ये बात सही है, ये क्या करते हैं, उनका कॉन्टैक्ट जो है इम्प्रूव करता है। अ फैन इटसेल्फ डायरेक्टली कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू कूलिंग। फैन कभी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कूल में कन्वर्ट नहीं करता है, डायरेक्टली नहीं करता है। फैन का क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ आपका मैकेनिकल मोशन, मतलब फैन जो है वो आपका रोटेट करता है जिसकी वजह से एयर मूव होती है। ठीक है, और आपकी जो हीट है वो बाहर की तरफ जाती है। इससे एज वो ठंडा करने का काम नहीं करता है। ठीक है, और आगे ये भी मेंशन है विदाउट ट्रांसफरिंग हीट। फैन का काम क्या है, टू ट्रांसफर हीट, जिससे इवेंचुअली आपका सिस्टम कूल डाउन हो जाएगा। इस स्टेटमेंट में बिल्कुल इसका ऑपोजिट बोला है कि फैन जो है वो कूल करता है लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं करता है, विच इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, पुअर थर्मल कॉन्टैक्ट बिटवीन अ कॉम्पोनेंट एंड इट्स हीट सिंक कैन इंक्रीज थर्मल रेजिस्टेंस। अगर आपका जो कंपोनेंट जहाँ से हीट प्रोड्यूस हो रही है और हीट सिंक के अंदर आपका थर्मल कांटेक्ट क्या है, अच्छा नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब अब आपकी जो हीट है वो अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 4। तो ये इसकी आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की गई है यहाँ पे, सिंस मुझे भी लगा था कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है। नेक्स्ट अब आपके जो क्वेश्चंस हैं ये रहेंगे आपके इंटरफेस हार्डवेयर से, मतलब पोर्ट्स एंड कनेक्टर के ऊपर अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट फर्स्ट है, अ पोर्ट एंड अ कनेक्टर शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एग्जैक्टली द सेम फिजिकल कॉम्पोनेंट। अब अगर जो स्टूडेंट्स ये अज्यूम करते हैं पोर्ट और कनेक्टर सेम ही चीज़ है, तो उनका तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप इनका बेसिक डिफरेंस समझ लें। पोर्ट क्या होता है, आपका जो डिवाइस है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उस पे एक कह लो सॉकेट की तरह रहता है। ठीक है, आपकी डिवाइस पे जो सॉकेट है वो क्या है, आपका पोर्ट, और जिसमें आपका एक कोई कंपैटिबल, इस सॉकेट के साथ जो कंपैटिबल प्लग होगा, या फिर प्लग ही बोलेंगे, ठीक है, प्लग या फिर कनेक्टर, वो क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो मतलब पोर्ट क्या है, तुम्हारा सॉकेट, और कनेक्टर क्या है, तुम्हारा प्लग, जिसको आप इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो दे आर नॉट द सेम थिंग्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपकी इसलिए करेक्ट हो गई। सेकेंड, अ पोर्ट इज जर्नली द रिसेप्टिकल और इंटरफेस ऑन ए डिवाइस, वेयर एज अ कनेक्टर इज जर्नली द प्लग दैट मीट्स विद इट। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। आपका जो पोर्ट है वो एक इंटरफेस होता है डिवाइस पे, ठीक है, जो क्या करता है, बेसिकली आपका कनेक्ट करने का काम करता है, और आपका जो कनेक्टर है वो क्या है, आपकी जो भी कोई
केबल है उसके एंड में जो पार्ट लगा होता है वो आपका क्या होता है, कनेक्टर। जैसे अगर मैं बात करूँ चार्जर की, हम बात करते हैं चार्जर के साथ आपको केबल भी मिलती है, ठीक है। तो आपका जो ये सी टाइप चार्जर्स है तो उसमें आपकी जो वो केबल है, केबल के आगे जो कंपोनेंट लगा होता है दैट इज द कनेक्टर, और जो आप चार्जर में जिस जगह पे उसको इंसर्ट करते हैं दैट इज द पोर्ट। तो इसमें आपकी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रही है। तो इससे इस क्वेश्चन से आपको पोर्ट और कनेक्टर का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ईथरनेट। ईथरनेट भी क्या है, आपका एक पोर्ट ही है और इसको हम लैन पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। सो ईथरनेट एंड RJ45 शुड नॉट बी कंसीडर्ड सिनोनिमस। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ईथरनेट क्या, मैंने आपको बता दिया, ये पोर्ट है। अब आपकी जो लैन केबल होती है, लोकल एरिया नेटवर्क केबल के आगे जो कनेक्टर लगा होता है दैट इज योर RJ45। तो ये आपका कनेक्टर है। बहुत सारे एग्जाम्स में इस RJ की फुल फॉर्म भी पूछी है। रेडियो जॉकी तो मत करना इसका आंसर, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। व्हाट इज दिस RJ स्टैंड्स फॉर। ये आपका कनेक्टर है और आपका ईथरनेट क्या है, इट इज ए पोर्ट। Ethernet refers to a family of wired networking technologies, whereas RJ45 is commonly used to refer the modular connector। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, RJ45 आपका कनेक्टर रहता है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स फर्स्ट स्टेटमेंट। तो ये मैंने इसी को और ज़्यादा इलाबोरेट करने के लिए क्वेश्चन आपके लिए रखा था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है। आप सभी कनेक्टर्स नहीं पढ़ते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट कनेक्टर्स हैं उनका आपको याद रखना है। अच्छा, तो आपकी जो टेलीफोन लाइंस होती हैं उसके साथ आपका जो कनेक्टर रहता है दैट इज योर RJ11। चलिए यहाँ पे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पोर्ट्स ही दी गए हैं, जैसे VGA, DVI, HDMI। तो सबसे पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलो जल्दी से मैं आपको इनकी फुल फॉर्म से बता देती हूँ। आपका VGA स्टैंड्स फॉर वीडियोग्राफिक array port, and next comes your DVI. DVI stands for digital visual interface, and lastly your HDMI. HDMI stands for high definition multimedia port, ठीक है। तो ये एग्जाम्स में डेफिनेट आपको इनकी फुल फॉर्म्स भी पूछी जा सकती हैं। सो अब VGA नाम से ही पता चल रहा है वीडियोग्राफिक एरे, तो मतलब समथिंग रिलेटेड टू द वीडियोस। तो आपके मॉनिटर पे जो वीडियोस डिस्प्ले करने के लिए ये पोर्ट जो है ये यूज होता है, ठीक है। अब तो फिर ये VGA कनेक्ट किसको करता है, आपके मॉनिटर को, आपके CPU के साथ मॉनिटर को कनेक्ट करने में ये पोर्ट इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये सभी के सभी आपके ट्रेडिशनल डिवाइसेस हैं, दे आर नॉट इन यूज एनी मोर। इन सबको रिप्लेस कर दिया है आपका USB में, यूनिवर्सल सीरियल बस। लेकिन आपको स्टिल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी। अब VGA बता दिया मैंने आपको, मॉनिटर को कनेक्ट करता है, ठीक है, और क्या काम है, टू डिस्प्ले द वीडियोस एंड इट ट्रांसमिट्स एनालॉग वीडियो सिग्नल। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आपका जो VGA है ये सिर्फ और सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट नहीं करता, ठीक है। और इसकी एक लिमिटेशन ये थी कि यहाँ पे हमें पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिलती थी, और दूसरा सिर्फ वीडियोस
ट्रांसमिट करने के लिए हेल्पफुल है, नॉट फॉर ऑडियोज। देन आपकी अपग्रेडेशन हुई और आपका आया डीवीआई। डीवीआई स्टैंड्स फॉर डिजिटल विजुअल इंटरफेस। तो नाम से ही पता चल गया, अब ये क्या करेगा, आपका वीडियो तो ट्रांसमिट करेगा, बट डिजिटल जो है आपका उन सिग्नल्स को भी क्या करता है, कैरी करता है। तो डिजिटल एंड एनालॉग बोथ, ठीक है, ये दोनों को क्या करता है, कैरी करता है। एंड सम डीवीआई वेरिएंट्स कैन आल्सो सपोर्ट एनालॉग वीडियो, मैंने आपको यही बताया। और इसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया, जो मैंने आपको बोला था कि वीजीए की लिमिटेशन क्या है, डू नॉट सपोर्ट ऑडियो एंड ऑल्सो पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इसने क्या किया, इट इन्हांस्ड द पिक्चर क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी इसने इन्हांस कर दी, पर आपकी ऑडियो ये अभी भी सपोर्ट नहीं कर पाया। नेक्स्ट कम्स योर HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया पोर्ट, जो हम आज के टाइम पे यूज करते हैं, अब इनका इस्तेमाल नहीं होता। अब ये जो है ये ऑडियो प्लस वीडियो दोनों कैरी करता है, ठीक है, वन थिंग। दूसरा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इट इज़ एन एनालॉग ओनली वीडियो इंटरफेस। तो ये आपका हो गया यहाँ से गलत, ये सिर्फ और सिर्फ एनालॉग को कैरी नहीं करता है, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, ठीक है जी, ये गलत स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट, VGA एंड HDMI यूज डिफरेंट सिग्नल टाइप्स एंड कनेक्टर डिजाइंस। तो ये दोनों टेक्नोलॉजीज में हमारे सिग्नल टाइप्स और आपके जो कनेक्टर के डिजाइंस हैं वो क्या है, अलग अलग रहते हैं। तो HDMI आपका किसके लिए है, ऑडियो प्लस वीडियो बोथ, और ये डिजिटल एनालॉग दोनों सिग्नल्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। तो 1, 2 एंड 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है, आपको यहाँ पे पोर्ट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये इनका क्या, किस डिवाइस को ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका दिया गया है DVI। तो DVI का यहाँ पे प्रिंटर स्कैनर, तो ये तो नहीं है, मॉनिटर है, ठीक है। देन इट डिस्प्ले इंटरफेस सपोर्टिंग डिजिटल एंड एनालॉग वेरिएंट्स। तो ये आपका हो गया सही, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है, आपके वीडियोस को ट्रांसमिट करता है, डिजिटल और एनालॉग बोथ। अब नेक्स्ट है आपका PS2। PS स्टैंड्स फॉर पर्सनल सिस्टम, ठीक है, पर्सनल सिस्टम 2। अब ये वाला जो पोर्ट है ये यूज होता है आपके कीबोर्ड ट्रेडिशनली, अब नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय USB। पहले हम इसको क्या करते थे, कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय USB। अब इसमें आपके दो कलर्स रहते थे, ठीक है, ग्रीन और पर्पल। ग्रीन पोर्ट आपका माउस के लिए होता था और पर्पल पोर्ट आपका कीबोर्ड के लिए होता था। नेक्स्ट कम्स योर RJ45। अभी आपने पढ़ा ये कनेक्टर है तो 4, एंड पैरेलल पोर्ट आपका जो है ये हम यूज करते थे प्रिंटर स्कैनर के लिए, डेडिकेटेड ये आपका पोर्ट प्रिंटर स्कैनर को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते थे, ठीक है। अगेन रिप्लेस्ड बाय योर USB। तो आपका ए का ऑप्शन क्या है, 2, अच्छा ए का 2, एंड बी का आपका ऑप्शन है 3, ओके। तो ए विल बी द राइट आंसर। अगेन एक और इसमें आपको फर्दर और कुछ टाइप्स दिए हुए हैं कनेक्टर्स के और उनका प्राइमरी यूज। HDMI आपने पढ़ लिया है, HDMI का आप जल्दी से आप बता देंगे, दैट डिजिटल वीडियो एंड ऑडियो दोनों को। VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे, और ये सिर्फ एनालॉग वीडियो ट्रांसमिट करता है। ईथरनेट आपका नेटवर्किंग से रिलेटेड है, और USB क्या है आपका पेरिफेरल कनेक्शन डेटा ट्रांसफर। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, ए ऑप्शन। चलिए अब आपका USB से एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट जो आपको पूछा जाता है, आपको इसमें दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो आपका USB की क्या वर्जन्स हैं, USB A B C, ठीक है, और दूसरा इनके कलर्स। तो आपके डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट वर्जन्स के लिए हमने अलग अलग कलर्स यूज़ किए हैं। अब वाइट अगर आपका पोर्ट कलर है तो ये हम यूज़ करते हैं USB 1.0 के लिए, ठीक है। जैसे जैसे आपकी ये वेरिएंट बढ़ते गए तो मतलब यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र स्पीड, ट्रांसफ़र रेट जो है वो बढ़ता गया, ठीक है। तो इसलिए आपके वेरिएंट्स आए हैं USB 1.0, 2.0।
अब ब्लैक कलर जो है ये USB 2.0 के लिए हम इस कलर को यूज करते थे। देन कम्स योर ब्लू कलर। ब्लू कलर आपका USB 3.0, इसमें एक छोड़ दिया मैंने USB 3.1, ये हम यूज, इसके लिए आपका कलर होता है टील। टील कलर आपका बेसिकली ब्लूइश ग्रीन कलर होता है। एंड लास्टली योर येलो कलर। येलो कलर आपका चार्जिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सब मैच, आंसर मैच कर लीजिएगा। ए का रहेगा आपका 2, बी का रहेगा आपका 3, सी का रहेगा 1, तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 45, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ाया मैंने अभी आपको, अभी की क्लास में पढ़ाया, तो आपने इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड ऑल्सो योर क्वेश्चन नंबर 46, तो ये भी मैंने अभी आपको समझाया HTML का, तो इसका भी आंसर मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है अच्छे से। तो अब जो मैंने आपको एंड में कहा था कि मैं आपको एंड में बता दूंगी मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, तो जो स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम अवेल करना चाहते हैं तो आपके लिए हम एक स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम बैच ला रहे हैं जो आपका 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और बैच तो आपका अवेलेबल है ही है। इसके अलावा आपको इस टाइम हमारे सभी टेस्ट सीरीज कोर्सेज पे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। यू जस्ट हैव टू यूज द कूपन फ्रीडम 80 और आप अप टू 60% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो जल्दी से जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड टेस्ट सीरीज रहेंगी और आपके एग्जाम्स को एनालाइज करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। चलिए मिलते हैं जल्दी से आपकी नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ।